मैं सतीश कुमार यादव, जेआरएफ एंड रिसर्च स्कॉलर, RSKD PG कॉलेज जौनपुर, इंद्रमा IAS बाई सतीश यादव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग UGC नेट JRF के प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं और इससे पहले दिसंबर 2004 और जून 2005 के प्रीवियस ईयर पेपर को देख चुके हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दिसंबर 2005 के पुराने पेपर को। देखिए पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में धूल के कणों पर जलवाष्प के संघनन से किस सूत्रपात का आरंभ होता है? तो इस क्वेश्चन को UGC ने डिलीट कर दिया था क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है पूछने का जो तरीका है वो ही कुछ अलग ही है कि संघनन के किस सूत्रपात का आरंभ होता है। तो ठीक है, तो इसको डिलीट कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, समुद्र में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति कहाँ से होती है या कहाँ से हुई? तो समुद्र में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति देखिए ऑप्शन दिया है, समुद्र तल से, समुद्री जीवों के अवशेष से और जलवायु से, महाद्वीपों से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा महाद्वीपों से। ठीक है, आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस प्रक्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा शक्ति पृथ्वी के चारों ओर प्रवाहित होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ देखिए महासागरीय लहरें हैं, पवन है, महासागरीय ज्वार है और टॉर्नेडो है। इसका जो सही आंसर होगा वो पवन होगा। अलग अलग हालांकि आप लोग देखेंगे तो अलग अलग मिलेगा उसमें, लेकिन इसका जो सही आंसर है इसका बी आंसर हो जाएगा, पवन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समुद्र की सतह पर किस प्रकार के शैल का अत्यधिक बाहुल्य है? तो समुद्र की सतह पर किस प्रकार के शैल का अत्यधिक बाहुल्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए कायांतरित दिया है, द्वितीयक शैल दिया है, आग्नेय शैल है, यहाँ आग्नेय लिख दिया है, ये आग्नेय रहेगा, आग्नेय शैल है, अवसादी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आग्नेय शैल, आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की जलवायु अवस्था में अपरदन की गति अति शीघ्र होती है? तो किस प्रकार की जलवायु अवस्था में अपरदन की गति अति शीघ्र होती है? इसका अर्थ ये है कि किसमें जो है अपरदन बहुत तेजी से होता है। तो उष्ण और आर्द्र है, शीत और शुष्क है, उष्ण और शुष्क है, शीत और आर्द्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा उष्ण और आर्द्र। जहाँ उष्णता भी रहेगी, आर्द्रता भी रहेगी, वहाँ पे अधिक से अधिक अपरदन होगा। तो आंसर ए हो जाएगा, 5 का ए। सेफ की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सेफ या सीफ कह लीजिए। देखिए सीफ मतलब होता है कि बालुका स्तूप का एक समूह, श्रृंखला। तो ये सीफ बालुका स्तूप आप समझ गए होंगे, वायु से होता है बालुका स्तूप की उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति किससे हो जाएगी? वायु से। सीफ की उत्पत्ति वायु से। आंसर बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यानुवर्ती सरिता बहुधा किस दिशा में बहती है? तो देखिए अनुवर्ती जैसे है कि वो ढाल के अनुरूप बहती है, ठीक है, तो उसी के विपरीत प्रत्यानुवर्ती, अनुवर्ती ढाल के दिशा में बहेगी और प्रत्यानुवर्ती ढाल के विपरीत दिशा में। तो हम लोग क्वेश्चन का जो ऑप्शन देख लेते हैं। मूल अनुवर्ती सरिता की दिशा में नहीं, ये तो अनुवर्ती ही हो जाएगा। मूल अनुवर्ती सरिता की विमुख दिशा में, ये सही आंसर हो जाएगा, यानी 7 का हो जाएगा बी। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मूल अनुवर्ती सरिता के विमुख दिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, भूमध्य रेखा से ध्रुव बिंदु को गतिशील धरातल हवाओं का काल्पनिक विश्वव्यापी रूप क्या है? अब क्या कहाँ से है? भूमध्य रेखा से ध्रुव बिंदु की को गतिशील धरातल हवाओं का काल्पनिक विश्वव्यापी रूप क्या है? तो डोलड्रम आप लोग सब जानते हैं कि शुरुआत में 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण डोलड्रम कहा जाता है। तो सबसे पहले डोलड्रम हो जाएगा, दोनों में है डोलड्रम। फिर दूसरा
व्यापारिक हवाएं हो जाएंगी, ट्रेड विंड जिसे कहा जाता है, दोनों में है, ए और बी दोनों में है। अगला फिर देखते हैं, पश्चिमी हवाएं हो जाएंगी ए में, और देखिए बी में दिया है पूर्वी हवाएं, तो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा पश्चिमी हवाएं। फिर उसके बाद जो है पूर्वी हवाएं हैं, या ध्रुवीय पूर्वी हवाएं कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 8 का ए। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, वे पौधे जो एक ऋतु में जीरोफाइट का व्यवहार करते हैं और दूसरे ऋतु में हाइड्रोफाइट का व्यवहार करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? देखिए दिया हाइड्रोफाइट्स, ट्रोपोफाइट्स, ओमनीफाइट्स और ट्रोपोमनीफाइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रोपोफाइट्स, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 9 का बी, ट्रोपोफाइट्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, समुद्र तल पर दबाव कितना होता है? अब देखिए इसमें मिलीबार नहीं दिया है, तो मिलीबार नहीं दिया, ध्यान से आपको करना है। यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा वो हो जाएगा 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 10 का हो जाएगा आंसर ए। 10 का क्या हो जाएगा आंसर? 10 का ए हो जाएगा, 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले मीडियम वाले लोग पास करके देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, खुले समुद्र में उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार में पाए जाने वाला अंतर कितना होता है? जो खुला समुद्र होता है उसमें उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में पाया जाने वाला जो अंतर होता है कितना होता है? 1 मीटर, 1.5 मीटर, 0.5 मीटर और 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर। तो देखिए इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि इसका जो होता है मीटर में वो 6 मीटर के आसपास होता है, 6 मीटर नहीं, 2 मीटर के आसपास होता है। तो इसका 2 मीटर, 2 फीट 6 मीटर कह लीजिए, 2 फीट 6 मीटर नहीं, इसका आंसर जो हो जाएगा खुले समुद्र में तो 2.5 मीटर या 2.5 में 2.5 मीटर तो होगा ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से इसमें कोई नहीं है, इसको यूजीसी ने शायद डिलीट कर रखा है। 11 का कोई आंसर सही नहीं होगा, 11 का कोई आंसर सही नहीं होगा, इसको यूजीसी ने डिलीट कर दिया। मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का डिलीट कर दिया है यूजीसी ने, यानी 6 मीटर के आसपास होता है। सही बात है, 6 मीटर मुझे सही याद आ रहा था। तो 11 का सही आंसर इसमें कोई नहीं होगा, इसको यूजीसी ने डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन डिलीट हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इजिप्ट नाइल का दिया हुआ उपहार है, ये वक्तव्य किसका है? ये वक्तव्य है देखिए हेरोडोटस का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 2016 में भी मैं भी एग्जाम दे रहा था, उस समय जो है आया था ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये एरिस्टोटल और हेरोडोटस में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। उसमें मुझे हुआ था, इसलिए याद है मुझे। तो जिसका जो सही आंसर हो जाएगा उसका सी हो जाएगा। तो सही आंसर सी, इजिप्ट नाइल का दिया हुआ उपहार है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? मालदीव भी है, भूटान भी है, श्रीलंका भी है। अब देखिए कौन सा बचता है? म्यांमार, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा म्यांमार, डी। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि सार्क के कौन कौन से देश हैं, सदस्य देश हैं, उसको कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बांटू जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सहारा के उत्तर दिशा में, पूर्वी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बांटू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका में। पूर्वी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में भी हालांकि कुछ पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 14 का जो आंसर हो जाएगा बी। बांटू जनजाति कहाँ पाई जाती है? पूर्वी अफ्रीका में।
या देखिए अगला क्वेश्चन 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किर्गिज खाना बदोश कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ किर्गिज खाना बदोश है, वदोश लिखा हुआ है, खाना बदोश कहाँ पाए जाते हैं? तो ये देखिए ऑप्शन दिया है, सहारा मरुस्थल प्रदेश में, कांगो बेसिन में, मध्य एशिया में, सऊदी अरबिया में। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य एशिया से है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, मध्य एशिया। 15 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? तेल अनवीकरणीय है, कोयला अनवीकरणीय, भूमि देखिए ये नवीकरणीय हो जाएगा, लोहा क्योंकि अनवीकरणीय है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, 16 का बी, भूमि। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, गंगा सिंधु के मैदान का उर्वरक होने का क्या कारण है? उर्वरक होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए खारी परत, ऑप्शन बी ज्वालामुखी मलबा, ऑप्शन सी कायांतरित शैल, ऑप्शन डी परिवहित जलोदक दिया है यहाँ पे, एलुवियम इंग्लिश में भी दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो गंगा सिंधु मैदान का उर्वरक होने का कारण है वो है जलोढ़ मिट्टी ही, यानी परिवहित जलोढ़क, एलुवियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में काष्ठ नहीं होती है? लियाना, जड़ी, झाड़ी और वृक्ष। तो देखिए वृक्ष एकदम फेमस है, उसमें लकड़ी होती है अक्सर देखते हैं आप लोग, झाड़ी में भी होती है, लियाना में भी जब सूख जाती है तो वहाँ पे देखने को मिलती है। इसका सही जो आंसर होना जड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 18 का बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में सिंचाई के लिए नहर प्रणाली की सबसे अधिक लंबाई है? तो देखिए ऑप्शन है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है हरियाणा। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, 19 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए प्रवासी कारक है? आंतरिक संघर्ष, अत्यधिक स्वतंत्रता, विदेश में अधिक पारिश्रमिक, अत्यधिक सुरक्षा। वैसे तो ये सभी आपको लगेंगे सभी कारक हैं प्रवास के लिए, लेकिन इसमें जो ज़्यादा सही होगा वो हो जाएगा विदेश में अधिक पारिश्रमिक। यानी अभी आपको भारत में कम पैसे मिल रहे हैं किसी कार्य को करने में, अगर उसका 3 गुना 4 गुना होगा तो अधिकांश लोग ऐसा होगा, सबकी बात नहीं कर सकता मैं, अधिकांश लोग ऐसा होगा कि वो दूसरे देश में चले जाएंगे। किसी को 50,000 कहीं मिल रहा है कमाने के लिए, उसी काम को करने के लिए, अगर उसी को फिर आपको 5 लाख मिलेगा तो वहाँ चला जाता है अक्सर। तो विदेश में अधिक पारिश्रमिक जो मिलेगा वही अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए प्रवासी कारक है यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 20 का सी। मानव संसाधन का विकास मुख्य रूप से आवश्यक है क्योंकि लोग, ऑप्शन ए अधिक पारिश्रमिक पा सकते हैं, ठीक, बी अच्छे कार्य के लिए प्रवसन कर सकते हैं, छोटे परिवार के मानक को अपना सकते हैं, डी प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आपका। क्योंकि मानव संसाधन का विकास मुख्य रूप से आवश्यक है क्योंकि लोग प्राकृतिक संसाधनों को वो विकसित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या हमेशा प्रॉब्लम ही करती है, अगर अधिक जनसंख्या है तो वो प्राकृतिक संसाधनों को विकसित भी कर सकती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं। 21 का डी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं इसको, खास करके इंग्लिश वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन विकसित हुआ है। ऑप्शन ए दिया है मानसून प्रदेश में, बी दिया है सवाना प्रदेश में, सी दिया है साहिल प्रदेश में, डी दिया है प्रेयरी एवं स्टेपी प्रदेश में। तो सब लोग जानते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रेयरी एवं स्टेपी प्रदेश में। प्रेयरी या स्टेपी प्रदेश में ही पशुपालन अधिक विकसित हुआ है, व्यापारिक पैमाने पर भी कह लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप कृषि आसानी से कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि घास के मैदान हैं तो इसलिए यहाँ पे पशुपालन विकसित हुआ है, व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन विकसित हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका
प्रेरी एवं स्टेपी प्रदेश में। इसका मतलब है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी, 22 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगोलाइड प्रजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में, पूर्वी एशिया में, पश्चिमी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में। तो प्रमुख रूप से जो पाई जाती है वो तो पाई जाती है पूर्वी एशिया में। मंगोलाइड प्रजाति प्रमुख रूप से पूर्वी एशिया में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोल क्षेत्र में कोयला की तहों में मीथेन गैस, या मीथेन यहाँ होना चाहिए, मीथेन लिखा है, आप लोग मीथेन ही समझिएगा। कोल क्षेत्र में कोयले की तहों में मीथेन गैस के व्यापारिक दोहन की अधिक संभावना की पहचान की गई है। कि व्यापारिक दोहन की अधिक संभावना की पहचान कहाँ की गई है? देखिए, झरिया दिया है, कन्हन घाटी दिया है, तालचर दिया है, गोदावरी घाटी दिया है। तो इसका सही जो आंसर है, अधिक संभावना है वहाँ मीथेन गैस के व्यापारिक दोहन की, वो है गोदावरी घाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का डी। डी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि के लिए किस प्रकार का केंद्रीय मापन उपयोग होता है? ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के लिए किस प्रकार का केंद्रीय मापन उपयोग होता है? ए गणितीय माध्य, बी हार्मोनिक माध्य, सी ज्योमेट्रिक माध्य और डी माध्यमिक। तो इसका सही जो आंसर है समांतर माध्य, जिसे गणितीय माध्य भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, समांतर माध्य। इसी को गणितीय माध्य भी कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि अगली बार समांतर माध्य लेके क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 26 है, राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्था कहाँ स्थित है? और आसानी से सेकंड पेपर में पूछता रहता है क्वेश्चन। अब तो एक ही पेपर होता है जागृति का, पहले सेकंड पेपर होता है तो इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे। तो देखिए, राष्ट्रीय दूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 26 का डी हो जाएगा, हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी राजधानी है? आप लोग बता सकते हैं। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की, वहीं स्थित है। तो 26 का डी हो जाएगा। 27 क्वेश्चन देखते हैं। मंगोलाइड जनजाति खासी विशेषकर कहाँ पाई जाती है? तो मणिपुर है, असम है, मेघालय है, उड़ीसा है। तो मंगोलाइड जाति खासी विशेषकर कहाँ पाई जाती है? देखिए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ ही मेघालय में है। ठीक है, तो ये देखिए, खासी जनजाति भी मेघालय में पाई जाती है। तो इसका आसानी से आंसर आप दे सकते हैं एनिमेट करके। तो ये मेघालय हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सॉरी 27 का जो हो जाएगा, 27 का मंगोलाइड खासी मेघालय। ठीक है, मंगोलाइड एंड 27 का सी हो जाएगा सही। 28 देखते हैं। किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति की जनसंख्या का जमाव न्यूनतम है? किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति की जनसंख्या का जमाव न्यूनतम है? ये देखिए 2005 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसी आंकड़ों के अनुसार जो यूजीसी का आंसर है यहाँ पे सी है। आप लोग इसको अपडेट कर सकते हैं जाके कि उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति की जनसंख्या का न्यूनतम जमाव अरुणाचल प्रदेश में था। देखिए इस समय क्या है, इसको अपडेट करके आप पढ़ सकते हैं। चाय के देखते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29। चाय के बागान कहाँ विकसित किए जाते हैं? देखिए, पहला दिया है विषुवतरेखीय प्रदेश, बी दिया है उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रदेश, सी दिया है उष्णकटिबंधीय घास स्थल प्रदेश, डी है उपोष्ण घास स्थल के प्रदेश। तो चाय के बागान जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रदेश में होना चाहिए क्या है ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रदेश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। साल एवं टीक सामान्य रूप में पाए जाते हैं, किस वन में पाए जाते हैं बताइए? विषुवतरेखीय वन, मानसून वन, मैंग्रोव वन, सवाना। तो साल एवं टीक ये मानसून वन में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, अब साल वृक्ष या टीक वृक्ष एवं की अधिकता कहाँ पे है? अधिकांश मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, आप जानते होंगे। देखिए, विश्व में खजूर के मुख्य निर्यातक हैं। आप लोग इसको अपडेट करिएगा। ये 2005 का क्वेश्चन है। इसके अनुसार जो है उस समय
विश्व में खजूर का सबसे बड़ा निर्यातक जो था वो ईरान था शायद, ईरान। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक जो था वो ईरान था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 32, जनजाति लोगों द्वारा स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से की जाती है क्योंकि। ऑप्शन, जनजातीय लोगों द्वारा स्थानीय कृषि मुख्य रूप से की जाती है, क्यों की जाती है? क्योंकि मृदा उर्वरता कुछ वर्षों के उपरांत कम हो जाती है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, कुछ वर्षों के उपरांत वन पुनः स्थापित कर लेते हैं और लोग प्रावासिक जीवन को चाहते हैं। और डी है, पुनः उर्वरकता प्राप्त करने के लिए भूमि की परती छोड़ दिया जाता है। भूमि को कर लीजिए, यहाँ की जो है टाइप हो गया है, भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। देखिए ये और ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से किया जाएगा। समझिए इस बात को कि जनजातीय लोगों द्वारा स्थानांतरीय कृषि मुख्य रूप से की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि मृदा उर्वरता कुछ वर्षों के उपरांत कम हो जाती है। मृदा उर्वरता तो हर क्षेत्र की कुछ वर्षों के उपरांत कम हो जाती है। अगर हम आप दोनों लोग कोई भी, हम आप कहीं भी रहें, उसको अगर कृत्रिम खाद का प्रयोग नहीं करेंगे या किसी भी खाद का प्रयोग वहाँ पे नहीं करेंगे, चाहे जैविक खाद हो चाहे उर्वरक रासायनिक खाद हो, किसी खाद का प्रयोग नहीं होंगे तो वहाँ पे तो कहीं भी कम हो सकती है। तो उसे स्थानांतरित आप नहीं करते हैं, हम आप नहीं करते हैं स्थानीय कृषि। क्यों? क्योंकि उसका खाद का प्रयोग कर लेंगे, उर्वरक का प्रयोग कर लेते हैं, जैविक खाद का प्रयोग कर लेते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जनजातीय लोगों की बात हो रही है। फिर और देखिए तो ये ऑप्शन तो पहला तो कट गया। देखिए अब देखिए क्या है, दूसरा क्या है, कुछ वर्षों के उपरांत, यानी पहला तो नहीं होगा। अब कुछ वर्षों के उपरांत वन पुनः स्थापित कर लेते हैं, तो स्थानांतरित कृषि क्यों की जाती है? तो ये तो नहीं होगा, तो बी वाला आंसर भी गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या है, लोग प्रवासिक जीवन को चाहते हैं, जनजातीय लोग प्रवासिक जीवन को चाहते हैं, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा कि स्थानीय कृषि मुख्य रूप से की जाती है क्योंकि वो प्रवासिक जीवन को चाहते ही हैं। अगर वो चाहें तो जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, इस समय की बात हो रही है, जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए जनजातीय लोगों द्वारा स्थानीय कृषि का मुख्य रूप से की जाती है क्योंकि लोग प्रवासिक जीवन चाहते हैं। सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में क्वेश्चन है, पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। किसी भी प्रदेश में संसाधन का विकास मुख्य रूप से निर्भर करता है। किसी भी प्रदेश में संसाधन का विकास मुख्य रूप से निर्भर करता है जनसंख्या का घनत्व, प्राकृतिक पर्यावरण, लोगों की आवश्यकताएं एवं महत्वाकांक्षाएं, पूंजी की उपलब्धता। किसी भी प्रदेश में संसाधन का विकास मुख्य रूप से निर्भर करता है। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, लोगों की आवश्यकताएं एवं महत्वाकांक्षाएं, यही है जिससे क्या होगा कि संसाधन का विकास होगा। किसी संसाधन का विकास, किसी प्रदेश में संसाधन का विकास इसी पर नहीं, लोगों की आवश्यकता मत। जब आवश्यकता, किसी चीज़ की आवश्यकता आपको है नहीं तो उसका विकास होना ही संभव नहीं। आपको आवश्यकता है तो विकास क्यों करेंगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, एक तरफ सूची सेकंड। अब देखिए प्रतिचक्रवात, प्रतिचक्रवात इसको आप मिला देंगे गाल्टन से। प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग गाल्टन ने किया था, ऐसा कुछ है। और क्षरण के आधार तल, देखो वैसे ये तो आपका पावेल का भी है, WJ पावेल जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए गिलबर्ट महोदय ने भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट लगभग दिया था, समुद्र के उतार चढ़ाव को लेके। तो क्षरण के आधार पर गिलबर्ट से मिल जाएगा, यानी ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा 2 में है, 3 में है। बी का देखिए, बी का जो है दूसरा हो जाएगा, बी का दूसरा भी हो गया 2, ये भी तीनों में है। और आगे देखते हैं पेडोकाल्स और पेडाल्फर, और है आपका बसाल सैम्पिंग। बसाल सैम्पिंग तो जॉनसन हो जाएगा, डी का जो है चौथा हो जाएगा।
तो डी का चौथा है, इसका मतलब डी का चौथा एक ही में, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और सी का पहला यानी मारबट, पेडोकल्स एवं पेडाल्फर किसका हो जाएगा? मारबट का। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 34 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्लोमरेट चट्टान में क्या अप्रासंगिक है? परिवहन हो किया जा सकता है, वही परिवहन, नदीय, दिए, कायांतरण, संपीड़न, संपीड़न के द्वारा तो बनती ही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कि कायांतरण आसानी से होता नहीं है, प्रायः होता भी नहीं है, इसमें शायद ऐसा कुछ है। आप लोग भी इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं कांग्लोमरेट की क्या विशेषता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कायांतरण अप्रासंगिक है। देखिए अगला क्वेश्चन 36 देखते हैं। निम्नलिखित मुख्य मृदा प्रकारों को उनके तहों में मोटाई के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करें। ठीक है, मोटाई के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा मोटी तो देखिए यहाँ पे इसमें अलुवियल मृदा है, चेस्टनट मृदा है, कैरनोजम मृदा है, सेरनोजम जिसे कहते हैं, हमको लगता है वही है, और लेटराइट मृदा है। तो सबसे ज़्यादा जो मोटी है इसमें आप इसको ले ली लेटराइट मृदा। पहले क्रम में देखिए पहला शुरुआत में है कि लास्ट में है। तो क्या करना है कि तहों में मोटाई के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम लास्ट में यानी एलुवियल सॉइल लास्ट में एक ही में बी में। इसका अर्थ यह है कि आंसर तो बी सही हो जाएगा। अब मिला लेते हैं। एंड तीसरा यानी सबसे पहले चरनोजम मृदा हो जाएगी, जिसको कैरनोजम दिया यहाँ पे, चरनोजम मृदा। दूसरा हो जाएगा आपका चेस्टनट मृदा, और चौथा उसके बाद ले लेंगे लेटराइट मृदा, और लास्ट में एलुवियल सॉइल, एलुवियल मृदा। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 देखिए। सूची फर्स्ट को सूची से सेकंड से यहाँ भी मिलाना है, सुमेलित करना है। मनोरमी, भाटाधाराएँ, समुद्र वेदिका, प्रवाल द्वीप वलय और प्रवाल भित्ति, समुद्री समबहाव, उद्धावन, समुद्री तटीय उठान, अपलिफ्ट। ठीक है, तो प्रवाल द्वीप वलय यानी एटॉल, इसको आप मिला लीजिए फर्स्ट को, यानी डी का पहला हो जाएगा। तो आप डी का पहला एक ही में है, देखिए आंसर बी तो सही हो जाएगा पहले से ही। अब मिला लीजिए आप इसको, एक ही से क्वेश्चन सही हो गया। अब ए का देखिए तीसरा हो जाएगा, मनोरमी का तीसरा यानी उद्धावन, इसे श्वास भी कहते हैं उद्धावन को, सी होगा तीसरा। और भाटाधारा यानी बी का दूसरा हो जाएगा, बी का दूसरा समुद्री दिशा में बहाव। ठीक है, बी का दूसरा हो जाएगा भाटाधाराएँ, समुद्री दिशा में बहाव। और सी का हो जाएगा आपका चौथा यानी समुद्री वेदिका, चौथा समुद्र तटीय उठान या सी कोस्टल सी अपलिफ्ट। इसका सी इसका आंसर हो जाएगा बी, 37 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आप लोग इंग्लिश वाले पॉज करके देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर 38। निम्नलिखित सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए या मिलान कीजिए। दिए गए संकेतों में सही उत्तर चुनिए। आइसोहेलाइन बहुत ही फेमस, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सही आंसर आइसोहेलाइन देखिए वर्षा है, लवणता है, गति है, दबाव। तो आइसोहेलाइन का तो लवणता हो जाएगा, यानी ए का तीसरा, ए का दूसरा लवणता, आइसोहेलाइन लवणता। तो ए का दूसरा देखिए एक में दो है, बी और सी दोनों में है। और देखते हैं आइसोबार देख लीजिए, इसको फट से मिला लीजिए बहुत जल्दी से। आइसोबार हो जाएगा दबाव। ठीक, तो डी का चौथा हो जाएगा, ए का दूसरा, डी का चौथा, यानी सी आंसर सही हो जाएगा वैसे। अब बी का तीसरा हो जाएगा आइसोवाल, यानी गति को रिप्रेजेंट करता मोशन, आइसोवाल। और आइसोहाइट वर्षा हो जाए, समवर्षा रेखा जिसे कहते हैं, आइसोहाइट। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 39। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत आ रहे हैं। इससे क्वेश्चन है ये है कि इसका ज़्यादा सिलेबस को कवर किया जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब देखिए लेपीज इधर दिया है, आकृतियाँ दिया है, इधर उसके नाम भी दिया है कि अन्य नामों से किसने जाना जाता है। जैसे लेपीज को जो है, लेपीज को साइबेरिया में बोगाज कहा जाता है। लेपीज को साइबेरिया में क्या कहा जाता है? बोगाज। ये कहा जाता है साइबेरिया में, साइबेरिया। ठीक है,
साइबेरिया में बोगाज कहा जाता है, यानी इसका लेपीज का सी हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा एक ही में है, सी आंसर सही हो जाएगा। अब सिंक होल, सिंक होल यानी बी का पहला हो जाएगा। सिंक होल को कहा जाता है आपका एवेंस, ठीक है, सिंक होल को एवेंस कहा जाता है। और सी का चौथा हो जाएगा यानी फिल्सेनमीर, फिल्सेनमीर को हाइड्रोफ्रैक्चरिंग कहा जाता है, हाइड्रोफ्रैक्चरिंग। और सर्क को कोरी कहा जाता है, सर्क कोरी स्कॉटलैंड में कोरी कहा जाता है, सर्क को कोरी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? सर्क को ही, या हिमगहवर कहते हैं, हिमगहवर, उसी हिमगहवर को जो स्कॉटलैंड में कोरी कहा जाता है। बस इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 39 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्रोनोलॉजी से है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखिए कथन क्या दे रहा है, स्थल मंडल स्थेनोस्फीयर जो इसके नीचे स्थित है, दबाव की स्थिति में व्यवहार में अंतर के आधार पर विभेदित किया जाता है। ठीक है, दबाव के अंतर के आधार पर विभेदित किया जाता है, कथन ठीक है। कारण देखते हैं, स्थल मंडल कठोर है किंतु स्थेनोस्फीयर लचीले बहाव के लिए सक्षम है। गुड, ये भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन, दोनों ए और आर सही हैं और आर का सही स्पष्टीकरण ए है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 40 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ इंग्लिश वाले देख सकते हैं पेपर को पॉज करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है, वही कथन कारण वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। कथन देख लेते हैं, अधिकांश परिवर्तनवादी भूगोलवेत्ताओं के अति शक्तिशाली मार्क्सवादी आधार है। कथन बिल्कुल सही है कि अधिकांश जो परिवर्तनवादी भूगोलवेत्ता हैं उनके जो मार्क्सवादी उनका जो ज्ञान का आधार हो मार्क्सवादी है, शक्तिशाली मार्क्सवादी आधार। ठीक है, अधिकांश परिवर्तनवादी भूगोलवेत्ताओं के अति शक्तिशाली मार्क्सवादी आधार है, आधार मार्क्स को ही लेते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा को लेते हैं। और कारण क्या है कि परिवर्तनवादी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल विषय को स्थापित करने में गहन पैठ बनाया है। तो गहन पैठ बनाया है परिवर्तनवादी भूगोलवेत्ताओं ने, ये भी तो सही है। तो देखिए, मार्क्सवादी आधार होने के कारण अधिकांश परिवर्तनवादी भूगोलवेत्ता अति शक्तिशाली मार्क्सवादी आधार है, क्योंकि परिवर्तनवादी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल विषय को स्थापित करने में गहन पैठ बनाया है। नहीं, गहन पैठ तो नहीं बनाया है, उस तरह से भूगोलवेत्ताओं ने मार्क्सवादी आधार को लेकर गहन पैठ नहीं बनाया है, उस तरह से सही तो है लेकिन व्याख्या एक दूसरे को नहीं कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ये स्पष्टीकरण मिलता है, नहीं स्पष्टीकरण नहीं है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्याख्या नहीं कर रहा है 41 का। अगला देखते हैं 42। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, वही कथन कारण वाला फिर से क्वेश्चन देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन अब शुरू हो गया फिर से। समतापमंडल में ऊंचाई के अनुरूप तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, समतापमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, कई बार मैं बताया हूँ आप लोगों को। अब देखिए कारण क्या है, कारण क्या है, कारण देखते हैं, समतापमंडल की उष्णता मुख्यतः ओजोन अणुओं के द्वारा ओजोन अणुओं के द्वारा सूर्य परावैंगनी रश्मि के विकिरण के अवशोषण द्वारा होता है। देखिए, वो जो समतापमंडल में उष्णता का सर्वाधिक कारण है, सबसे अधिक कारण है, वो ओजोन गैस की उपस्थिति है ही। तो ये कथन और दोनों सही है और सेम उसी की बात कर रहा है, समतापमान ऊंचाई के अनुरूप तापमान में वृद्धि क्यों हो रही, ओजोन की स्थिति के कारण। तो ये कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 42 का ए, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उनकी विभव यानी पोटेंशियल के अनुसार सही क्रम क्या है, पोटेंशियल के अनुसार सही क्रम क्या है। सौर, जैविक, पवन, सामुद्रिक, उष्णता। आप देख लीजिए शुरुआत में, यानी पहला सौर्य, सौर सब में सौर्य पहले है ही। ठीक है, सूर्य सब में है, सौरिक ऊर्जा मतलब
फर्स्ट सब में है। ठीक है, और आगे देखते हैं दूसरे पे। दूसरे पे आपका हो जाएगा, आपका पवन ले लेते हैं। तीसरा 1 और 3। ठीक है, 1 और 3, 1 और 3 दो में है, ए और डी में। ठीक, और 1 और 3 हो गया। अब दूसरा देखते हैं, जैविक और समुद्रिक उष्णता है। तो सामुद्रिक उष्णता गैर परंपरागत की बात किया, तो इसके बाद जो है आपका हो जाएगा सामुद्रिक उष्णता। चौथा को लेते हैं 1 2 4, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सौर्य, पवन, समुद्रिक उष्णता, जैविक। ठीक है, 43 का बी आंसर सही हो जाएगा। 44 देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, एक बार भूगोल वेत्ता है, वेत्ता लिखा है, यहाँ वेत्ता रहेगा, हो जाता है मिस्टेक। भूगोल वेत्ता सिद्धांत, तो देखिए वाइडर डीला ब्लाच लिखा है, वाइडर डीला ब्लाच कह लीजिए। तो इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट टेरेस्ट्रियल होल का। ठीक है, तो इसका ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा देखिए 2 में, और आगे मिलाते हैं हम लोग। जीन ब्रूंस या जीन ब्रांचेस दिया है यहाँ पे, जीन ब्रूंस का है यहाँ पे, इंट्रैक्शन हो जाएगा इनका, यानी बी का चौथा हो जाएगा, यानी ए का तीसरा 2 में था, बी का चौथा 1 ही में, इसका आंसर सी। तो आंसर तो निकाल लिए हम लोग। अब अगला देखते और आगे भी देखिए, कार्ल लीटर का देखिए सी का हो जाएगा पहला, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कार्ल लीटर का यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो जाएगा। और रेडजल का हो जाएगा आपका सोशल डिटर्मिनिज्म, सामाजिक निश्चयवाद जिसे कहते हैं, डी का दूसरा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समुद्री जलधाराओं में से प्रशांत महासागर की गल्फ जलधारा चुनिए। प्रशांत महासागर की ओयासियो, क्यूरोशियो, एलुसियन, क्यूराइल। ठीक है, तो गल्फ धारा जो है, निम्नलिखित जलधाराओं में प्रशांत महासागर की गल्फ धारा चुनिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जो गर्म जलधारा है, इसी तरह अटलांटिक महासागर में जैसे बहती है गल्फ स्ट्रीम, उसी तरह यहाँ पे एलुसियन हो जाएगा, जिसे ब्लैक करंट के नाम से भी जानते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ब्लैक करंट के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, एलुसियन। अगला देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे दिया है आपको, पैसेज दिया है, उसका आंसर आपको देना है। तो इसको आप लोग आसानी से पढ़ लीजिए, लेके आपको दे देते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। इसको आसानी से सब लोग कर लेते हैं मेरे ख्याल से, सब लोग। ठीक है, तो 46 का जो देखिए इसमें पूछा है, किन परिस्थितियों में नदी के प्रवाह की मार्ग की आकृति ज्यामिति है। देखिए ये जो आंसर देना है, वो ऊपर जो पैसेज दिया है उसको पढ़कर देना है। तो उसको पढ़ने के बाद जो है आंसर देखिए मैं पढ़ चुका पहले से। 46 का जो आंसर होगा ए हो जाएगा, यानी जब नदी बाढ़ के समय नया मार्ग बनाती है। तो 46 का ए। 47 बता देता हूँ, नदी मार्ग की गहराई एवं चौड़ाई का अनुपात निर्धारित करता है। तो 47 का आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी नदी मार्ग की आकृति, नदी मार्ग का आकार, नदी मार्ग की संरचना। 47 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखते हैं 48, नदी की आर्ध परिमिति। ठीक है, आर्ध परिमिति का मापन किस प्रकार होता है। ठीक है, 48 का ए हो जाएगा सही आंसर, यानी नदी का क्रॉस सेक्शन एवं चौड़ाई, नदी का क्रॉस सेक्शन एवं चौड़ाई। ठीक है, नदी का क्रॉस सेक्शन एवं चौड़ाई। ठीक है, यानी इसका सही हो जाएगा ए, 48 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधार बहाव किस प्रकार परिवर्तित होता है। आधार बहाव किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, जब बाढ़ आती है।
ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जब बाढ़ आती है 49 का सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। जलमार्ग प्रवाह प्रभावी होती है, जलमार्ग प्रवाह प्रभावी होती है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जब नदी की गहराई छिछली होती है। जब नदी की गहराई क्या होती है, छिछली होती है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं दिसंबर 2005 का। तो आप लोग इसको आसानी से करते हैं, हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह कदम दर कदम। चलिए ओके, सभी लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।